नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर 70 में से 65 प्लस नंबर लाने के लिए आप लोगों के सामने हम लेकर आए हुए अनसॉल्व पेपर। और बस आप लोग ये 7 सेट हमारे साथ ईमानदारी से लगा लेना, उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो विद्यार्थी बायोलॉजी के हैं उनके लिए भी हमने बायोलॉजी का अनसॉल्व पेपर आरंभ कर दिया है। अब मैथ वाले जो विद्यार्थी बचे हुए हैं, तो मैथ वाले विद्यार्थी उनके लिए हमने बता दिया है कि जैसे ही हमारा ये परिवार 5K का होगा, तुरंत आप लोगों के सामने मैथ वाले भी टीचर आ जाएंगे। और आप लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों का छोटा सा परिवार है, इसको थोड़ा सा मजबूत और बड़ा परिवार बनाने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। बस आप लोगों से इतना ही चाहिए। उसके बाद निरंतर मेहनत हम कर रहे हैं, जो जैसे कर रहे हैं शुरू से वैसे ही अंत तक। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों के सामने अनसॉल्व पेपर के साथ फिर आएंगी अनसॉल्व वीडियो, जिसके अंदर टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। बस आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। चलिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रश्न नंबर 4 के खा तक, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 के गा को। क्या बोल रहा है 4 का गा प्रश्न? बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। दूसरा, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है? अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए, H2S, और दूसरा जो आपका आयरन है सेकंड वाला। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे भाई पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बनाने की विधि की। बनाने की विधि, तो आप बेटा क्या करेंगे? आप लीजिए पायरोलुसाइड अयस्क। क्या लेंगे? पायरोलुसाइड अयस्क MnO2, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड अयस्क। इस पायरोलुसाइड अयस्क को गलाएंगे, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में इसको गलाएंगे। और कौन लेंगे? क्षार ले लेंगे, KOH। तो इस ओर का जो MnO2 है, इधर का जो MnO2 है बेटा, ध्यान रखना दूसरी ओर बदल जाता है MnO4 के अंदर, लेकिन चार्जेस कितना हो जाता है? 2 माइनस। ठीक, ये बन जाता है मैग्नेट। और यहां पर उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे? इस MnO4 माइनस को, MnO4 2 माइनस को फिर से क्रिया कराएंगे, तो यहां पर ये बदल जाएगा MnO4 माइनस के अंदर। ठीक है, इस ट्रिक के साथ आप लोग तैयार करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इधर का MnO2 दूसरी ओर बदल जाएगा MnO4, पर इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 माइनस। जब 2 माइनस है तो इससे प्लस भी कितने चाहिए? 2। पर पोटेशियम पे तो 1 प्लस होता है, और यहां पर हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन प्लस है। लेकिन रिएक्शन कौन करेगा भाई? हाइड्रोजन तुलना में ये अधिक क्रियाशील है ना, तो पोटेशियम जुड़ेगा इसके साथ जाके। अब इस पे 2 माइनस है तो कितने पोटेशियम जोड़ देंगे? 2। ठीक, उसके बाद ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो बनाएगा H2O। क्या बनाएगा? H2O, क्योंकि H पे 1 प्लस होता है, O पे 2 माइनस। H पे 1 प्लस, O पे 2 माइनस। पर जब भाई -2 है तो प्लस भी हमें कितने करने हैं? 2। ठीक है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन के लिए 2 H अर्थात H2O। अब बात आ रही है बैलेंस करने की। बैलेंस करेंगे, यहां पर देखो 2 और 1 3 और 2 ऑक्सीजन 5 है, यहां 4 और 1 5 ऑक्सीजन क्लियर है। पर यहां पर देखा गया कि यहां पर 2 है। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, H तो 2 हो गई, और ऑक्सीजन अब इधर कितने हो जाएंगे? 6, पर इधर 5 है, बैलेंस नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K3 नहीं हो पाएंगे। हम यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे,
के 4 हुई, 4 के करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब mn देखना बेटा कितने हो गए, तो mn के आगे बोलोगे सर 2 लिखे हुए हैं, तो यहां पर भी mn के आगे कितना लिख दो, 2। अब बात आ रही है हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है, 4, तो यहां पर भी हाइड्रोजन के आगे 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 दूनी 8, 8 और इस ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, 8 और 2 10, यहां पर 2, 2 और 4 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये बन गया पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, इस पोटेशियम मैग्नेट को फिर से लेंगे, K2MnO4, और इसमें बेटा क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। तो आपको पता है भाई K पे प्लस होता है, Cl पे माइनस। ठीक है, लेकिन इसे और का MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस किसमें बदल जाएगा, MnO4 माइनस के अंदर, अर्थात MnO4 इधर एक माइनस से बदलेगा तो केवल इसके साथ एक ही प्लस जाएगा, अर्थात 1K, फिर उसके बाद 1K प्लस 1 Cl को लेकर बाहर KCl, पर यहां Cl 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, पर K कितने हुए, 2 और 1 3, तो हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, तो Mn के आगे भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 4 दूनी 8, तो हमने 2 से यहां पर मल्टीप्लाई। ठीक, ये बन जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये बनाने की विधि हमसे पूछी गई थी। अब इसकी अम्लीय माध्यम में क्रिया पूछी है। ऑक्सी कारक गुण है बेटा अम्लीय माध्यम में, ऑक्सी कारक गुण। समझो, ऑक्सी कारक का मतलब क्या होता है भाई, किसमें कर रहे हैं, अम्लीय माध्यम में। चेक करेंगे किसमें, अम्लीय माध्यम में। ऑक्सी कारक का मतलब होता है दूसरे का ऑक्सीकरण। ऑक्सी कारक का मतलब क्या होता है भाई, दूसरे का ऑक्सीकरण। जब भाई दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का क्या करेगा, अपचयन। तो खुद का क्या करेगा, खुद का क्या होगा, अपचयन करेगा। ठीक, अब बात करेंगे भाई ऑक्सीकरण की क्या शर्तें होती हैं। ऑक्सीकरण की शर्त होती है ऑक्सीजन का जुड़ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकलना, भाई ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन की बेटा क्या कंडीशन होती है, अपचयन की होती है कि भाई यहां पर ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अर्थात इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो भाई एक ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन को तो जोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन को निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक, ये बेटा ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे इसके रिएक्शन की, भाई किसका, इस KMnO4 का, पोटेशियम पर मैग्नेट का ऑक्सी कारक गुण देख रहे हैं किसके अंदर, अम्लीय माध्यम में। उसके बाद तब हम क्रिया कराएंगे H2S और किससे, Fe, जो सेकंड वाला आयरन है उससे। ठीक है, चलिए KMnO4 अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा, यानी H2SO4 से। चलिए कैसे करेगा, देखो SO4 पे 2 माइनस चार्ज। अब क्रिया जब पोटेशियम से करेगा बनाएगा K2SO4, बनाएगा क्या, K2SO4। इस ओर अगर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो इस ओर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा प्लस के साथ है। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 दूनी 8 माइनस में से प्लस का एक गया, माइनस के साथ दूसरी ओर जाके प्लस के साथ। तो इस ओर जो Mn की ऑक्सीजन संख्या प्लस के साथ है वो दूसरी ओर बदल जाएगी प्लस के ट्यूब में, और यहां बनेगा MnSO4। अब देखो K यहां कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई। अब बात करेंगे यहां से कि भाई Mn के आगे कितना हो गया, 2, पर यहां Mn के आगे 1 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई।
अब SO4 की बात करेंगे। यहां SO4 एक और इस SO4 के आगे कितना लिखा हुआ 2, टोटल 3 अड़ हो गए। और यहां तो बेटा एक ही अड़ है, 3 से मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अर्थात H2O। लेकिन ऐसे हाइड्रोजन है कितने, 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई, पर ऑक्सीजन अब कितने हैं, ऑक्सीजन के आगे 3 लिखे हुए हैं, पर यहां 4 दूनी कितने 8, 8 में से बेटा 3 गया, बचा कितना 5। तो यही बेटा 5 ऑक्सीजन बेटा निकलेंगे किसके रूप में, नवजात ऑक्सीजन के रूप में। क्लियर। इसलिए बेटा यहां पर क्या हुआ, खुद का इसने क्या किया है, खुद का अपचयन अर्थात इसने ऑक्सीजन को क्या किया है, बाहर निकाला है। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग अपक्रिया करने वाले हैं। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए भाई, अम्लीय माध्यम में इसका ऑक्सीकारक और देख रहे हैं। क्या किया था कि MnO4 की रिएक्शंस कराई थी अम्लीय माध्यम में H2SO4 से। क्या बनाया था, KSO4 के साथ क्रिया कर रहा है K2SO4, MnSO4 के साथ क्रिया की, बनाया MnSO4। उसके बाद हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, बनाया H2O, और प्लस में कितने ऑक्सीजन को बाहर किया था 5 को। बैलेंस करने के लिए 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से यहां मल्टीप्लाई और 3 से यहां मल्टीप्लाई। ये कहानी हमने आपको समझाई थी, और 3 से यहां पर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कहानी टोटल आपको समझाई थी। अगर हम अथवा में केवल पर मैग्नेट की क्रिया करें तो MnO4 पे माइनस। ठीक है, अम्लीय माध्यम में यानी H। देखो इसमें क्या किया गया है, ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का त्याग। ठीक है, और दूसरे में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, आप बोले सर ऑक्सीजन तो यहां पर टोटल कितने हैं 4, पर एक ऑक्सीजन को 2 H चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन कितनी H चाहिए 8, तो अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे 4 H2O तो बाहर हो गया। प्लस अब इस Mn की ऑक्सीजन संख्या देखो कैसे निकालते हैं। तो Mn की ऑक्सीजन संख्या देखो, Mn की तो निकालनी है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, पर ऑक्सीजन है कितने 4, बराबर इसके ऊपर कितना -1। तो यहां पर ये Mn प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर माइनस के 1, माइनस के 8 दूसरी ओर जाके प्लस के 8, तो ये हो जाएगा प्लस के 8 माइनस के 1 बराबर 8 में से एक गया, कितना निकलेगा प्लस के 7। और भाई इसकी मैंने यही तो बताया था कितना निकलेगी, प्लस के 7 ऑक्सीजन अवस्था। ठीक है, लेकिन यहां पर इसको अगर हम कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दें 5 इलेक्ट्रॉन, तो जब इसको इधर 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा देंगे तो इधर किसमें बदल जाएगा Mn2+ के अंदर। कितने के अंदर, Mn2+ के अंदर। तो भाई तो किया हमने कि 7, इसके पास 7+ चार्ज था, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा दिए तो बच्चे कितने प्लस, केवल 2+। ठीक है, तो ये दूसरी बेटा इस तरीके से कंडीशन। चलिए अब कर रहे हैं अपक्रिया को। पहला है नंबर 1, यह क्या करता है, जो H2S आपको दे रखा है, H2S को किसमें बदल देता है, सल्फर में क्या कर देगा भाई, ऑक्सीकृत, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे करेगा, चलो समझते हैं। दोनों तरीके से करा रहे हैं, आपको इस तरीके से पूछा गया है लेकिन हम इस तरीके से भी करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आगामी प्रश्न अगर आपका ऐसे बने तो ऐसे करिए। ठीक है, देखो यहां पर बेटा MnO4 पे माइनस प्लस 8 H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद क्या है Mn2 प्लस 4 H2, बिल्कुल जो कहते हो। अब क्या करेगा, यहां पर ये H2S, अब देखो इसने खुद का तो क्या किया है भाई अपचयन, और दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीकरण। तो यहां पर बात करेंगे H2S की, जब H2S को तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, H धनायन प्लस S पे कितना -2, पर यहां पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब कहानी ये आएगी, ये बेटा जो सल्फर है, ये जो सल्फर है अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, सल्फर पे 2- है, अगर ये बेटा अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है प्लस। लेकिन आप बोलो सर इसके ऊपर तो पहले से 2- है, बिल्कुल, तो ये बेटा चार्ज इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी ये वाला सल्फर
2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्या बन गया? सल्फर के रूप में। क्या बन गया? सल्फर के रूप में। अब ये एच आयन क्या होगा? ये बेटा काम करेगा दर्शक का। किसका काम करेगा? दर्शक का। कि भाई ये केवल दर्शक ही बना रह जाएगा। इधर का बेटा 2H आयन, इधर बेटा 2H आयन के रूप में बाहर हो जाएगा, दर्शक के रूप में। ठीक, चलिए अब होगा क्या कि भाई इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने, क्या हो तो 2 रहा है, बैलेंस करो। आप बोले सर बैलेंस तब होगा नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहां पर 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहा है? ये 10 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, काट दीजिए। चलिए अब लिखिए तीर से पहले वाले कौन है और तीर के बाद वाले कौन है। चलिए देखो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो MnO4 पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस। अब देखो 8 दूनी बेटा कितना है? 16H आयन। पर इधर देखना, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 5 दूनी 10, 16H आयन इधर हो गई, 10H आयन इधर है। तो आप बोलोगे कि 16 में से 10 गया, 6H आयन इधर बचेगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5H2S, तीर के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया 2Mn2 प्लस 4 दूनी 8 H2O प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सल्फर हमारा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 8 दूनी 16H और यहां पर देखो 5 दूनी 10 और 6 16H। ठीक है, तो तीर से पहले वाले हमने लिख दिए और तीर के बाद वाले लिख दिए बचने के बाद। अब इसको बेटा ये वाली अभिक्रिया, यही अभिक्रिया हम इसके साथ कराएंगे। कैसे करते हैं समझो, अथवा कैसे भी हाल है भाई वैसे कर लेगा। ठीक है, ये इस तरीके से भी पूछी गई है। कैसे? देखो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, तीर के बाद K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन। ठीक, अब होगा क्या भाई? क्रिया क्या हो रही है भाई? H2S से करानी है, किसमें बदल देगा? सल्फर में। भाई H2S से क्रिया कराएंगे। ठीक, ऑक्सीजन का ग्रहण, यही तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, कैसे समझे? कहानी ये होगी कि भाई सल्फर, ऑक्सीजन पे तो अभी कोई चार्ज है नहीं, कोई चार्ज है नहीं। सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। और जब सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा तो सल्फर के रूप में बाहर हो जाएगा। सल्फर के रूप में क्या हो गया? बाहर। लेकिन अब यहां पर बेटा क्या है? 2H आयन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2O। ठीक, यहां से इस हालत से देखो, यहां पर सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, सल्फर बन गया, ये रहा। अब 2H आयन था, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो बेटा यहां से 2 माइनस 2 प्लस को लेकर बाहर। ठीक है, समझो। अब देखो, पर नाइंसाफी ये है कि भाई इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 5 ही ग्रहण कराओ, तो 5 ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल। चलिए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस, और तीर के बाद कितने हैं बेटा? 5H2S, तीर के बाद K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 सल्फर है, प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे, 5H2A रहे और 3A रहे, टोटल कितना हो जाएगा? 8H2O। ठीक है, ये बेटा पहली कर ली। अब हम पढ़ने वाले Fe2 प्लस वाली, यानी आयरन वाली पढ़ने वाले। नोट करिए इसको। दूसरी बेटा क्रिया समझते हैं। यह क्या करेगा? जो फेरस लवण है Fe2 प्लस अम्लीय माध्यम में बेटा बदल देगा Fe3 प्लस के अंदर। फेरस लवण को फेरिक लवण में एक्सचेंज कर देता। कैसे? चलिए पहले इसके साथ कर रहे हैं, आपसे ये पूछी गई है लेकिन इसके साथ कर ले रहे हैं। देखो Fe2 प्लस दूसरी ओर बदल रहा है भाई Fe3 प्लस में। कब?
जब ये एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर देगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे तब 2 प्लस थे, एक और त्याग देगा तो अब कितने प्लस हो जाएंगे? 3। तो ये बदल जाएगा Fe3 प्लस के अंदर। चलिए भाई इलेक्ट्रॉन कितने त्यागवाने हैं? 5, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तीर से पहले और तीर के बाद लिख दीजिए। तो यहां पर MnO4 माइनस प्लस 8Hin प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5Fe2 प्लस तीर के बाद Mn2 प्लस 4H2O प्लस, अब यहां पर कौन है? यहां पर ये 5Fe3 प्लस, ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको इधर इसमें करना चाहें, समझो ये तो अथवा में कर दी। अब यहां पर क्या होगा? फेरस सल्फेट लेंगे, यहां पर कौन लेंगे? फेरस सल्फेट, जो H2SO4 से क्रिया करेगा। तो इस ओर का जो Fe2 प्लस है दूसरी ओर कैसे बदलेगा? Fe3 प्लस में। तो जब इधर Fe3 प्लस में बदल जाएगा, SO4 पे 2 माइनस है, फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके 3 इधर भेज दो, इसके 2 इधर भेज दो, फॉर्मूला बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब Fe2 है, यहां पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई, SO4 देखो 2 और 1 3, यहां पर भी 3 है, कितनी H मुक्त हो जाएंगी? 2H, यही 2H ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, यहां पर यही 2H ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और क्या बन जाएगा? H2O। चलिए अब बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 5 है तो नीचे बेटा पहले 5 से ग्रेड कराओ, 5 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10H हो गई, और ऊपर तो बेटा कितनी है? 2, तो नीचे यहां से 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 दूनी 10H से 10H भी कैंसिल। अब जो तीर के बाद बचा वो तीर से पहले जो बचा तीर से पहले लिखो, तीर के बाद जो बचा वो तीर के बाद। देखो 2KMnO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई यहां हो रहा है, H2SO4 में 3 रहे तो 8 H2SO4 प्लस 5 दूनी 10 FeSO4 तीर के बाद K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस, देखो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 H2O ये रहे, 3 ये रहे, 5 और 3 8 H2O प्लस 5 से मल्टीप्लाई यहां हो रहा है, तो 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शंस को करते हैं। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा 4 का घ प्रश्न, 4 का घ प्रश्न बोल रहा है क्वथनांक उन्नयन क्या है, और फिर बेटा दे रखा है न्यूमेरिकल्स। चलिए समझते हैं भाई क्या है क्वथनांक में उन्नयन। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बेटा वृद्धि, उन्नयन का मतलब वृद्धि किसमें? क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना, उबलने में वृद्धि। समझो कैसे करें। मान लिया आपसे बोला भाई एक पात्र लीजिए, आपने बोला बिल्कुल सर एक पात्र ले लिया, ठीक, इसके अंदर आपको क्या भरना है? द्रव। तो भाई ये भर दिया द्रव, ये किसको भर दिया? द्रव। और द्रव के रूप में आप सबको अच्छा उदाहरण याद होता है भाई जल। और शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का जो भाई क्वथनांक होता है वह टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सी, यानी 100 डिग्री सी पर जल क्या होना शुरू हो जाता? उबलना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सी बना, जैसे टेम्परेचर जल का तापमान बेटा कितना पहुंचा? 100 डिग्री सी पर पहुंचा, जल क्या होना शुरू हो गया? उबलना शुरू हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसमें वृद्धि करनी है, क्वथनांक में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। जो जल तेजी से स्वतंत्र रूप में वाष्पित हो रहा था उसकी वाष्प को रोकना है, उसके क्वथनांक को क्या करना है? बढ़ाना है। तो फिर आप क्या करोगे? आप मिलाओगे इसके अंदर अवाष्पशील विद्युत अपघट्टिकों, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे NaCl वगैरह। जैसे ही आपने बेटा इसके अंदर जल के अंदर नमक को डाला, तो नमक को डालने पर यह अपने आयनों में टूट गया, Na धनायन और Cl ऋणायन। पहली चीज तो सुनो,
लेकिन जब आपने नमक को जल में डाला, अब जल ज्यादा मात्रा में है, इसलिए यह क्या होगा, विलायक। इसलिए यह क्या होगा, विलायक। और यहां पर आप नमक को कम मात्रा में डाल रहे हो, इसलिए यह क्या है, विलेय है। लेकिन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, विलयन। अब सुनो, शुद्ध जल हमारा विलायक था जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सी था, लेकिन जब आपने नमक को मिला दिया तो जो जल 100 डिग्री सी पर उबल रहा था, अब वह जल बेटा कितने पर उबलेगा, मान लिया 105 डिग्री सी पर। जो जल बेटा 100 डिग्री सी पर उबल रहा था, तो नमक मिलाने पर अब वही जल बेटा कितने पे उबलेगा, 105 डिग्री सी पर। भाई क्वथनांक बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जल स्वतंत्र शुद्ध था, 100 डिग्री सी पे उबल रहा था, नमक मिला दिया, अब भैया उसमें क्या हुआ, जो जल 100 डिग्री सी पे उबल रहा था, अब वो 105 डिग्री सी पे उबलना शुरू होगा। मतलब कितने का वृद्धि हुआ, 100 से 105 हो गया। आप बोलोगे सर कितने की वृद्धि भाई, 5 डिग्री सी की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 5 डिग्री सी की वृद्धि हुई। अरे भैया इसी को तो बोलते हैं क्या, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। परिभाषा क्या दोगे, लिखोगे जब किसी विलायक में, जब किसी, मैंने यहां जल लिया, कोई विलायक हो सकता है भाई, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। परिभाषा लिखो, क्या लिखोगे, लिखोगे जब किसी वाष्पशील विलायक में विद्युत अपघट्य को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन मतलब वृद्धि, जो उन्नयन होता है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर। अब भाई क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालोगे, क्वथनांक में उन्नयन वृद्धि को भाई कैसे निकालोगे, तो परिवर्तन करके डेल्टा टीवी, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। कैसे समझो, कितने की वृद्धि भाई, पहले 100 डिग्री था 105 हो गया, कितनी वृद्धि भाई, आप बोले सर 105 ही हो गई, कितनी वृद्धि भाई, 5 की भाई। कैसे निकाला, आप बोलोगे सर हमने ज्यादा मात्रा में से किसको घटा दिया, कम मात्रा। तो ज्यादा मात्रा किसकी है, जब नमक को किसमें, नमक को जल में मिलाओगे तो वह बन जाएगा विलयन। क्या बन जाएगा, विलयन। तो आपने क्या किया, विलयन के क्वथनांक में से घटा दिया, किसको घटा दिया, आपने घटा दिया शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे जो विलयन का क्वथनांक है उसमें से घटा दीजिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक, निकल जाएगा विलयन का क्वथनांक। ठीक। अब होगा क्या, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन वह उसकी मोललता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। अर्थात मोललता m बराबर, फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू में 1000 बट्टे MA इंटू में कैपिटल W। ये आपको बेटा पढ़ाया था फॉर्मूला। ठीक है। तो यहां से लगाएंगे डेल्टा टीवी, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा केबी और यहां पर m। ठीक। ये केबी क्या है, ये केबी है हमारा मोलल
उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और एम हमारी क्या है? एम हमारी है मोललता। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम का मान लगाओ, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे एम ए इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। ये संबंध भी आपसे पूछता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन क्या चीज है, तो डेल्टा टीबी है हमारा। क्या है भाई डेल्टा टीबी? क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद केबी क्या है? केबी है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। भाई भार किस में होगा? ग्राम में। और एम ए क्या है? इसी विलेय का अड़भार, विलेय का अड़भार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है भाई? विलायक का भार किसमें होगा? ग्राम में। ठीक, अब विलेय और विलायक को कैसे पहचानेंगे? जो मात्रा ग्राम में कम होगी विलेय, जो ज्यादा होगी विलायक। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद तब न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। नोट करो भाई। इसके बाद बेटा अब हम कर रहे हैं सवाल को। सवाल बोल रहा है एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवास्तविक विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलेयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक को उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए समझते भाई। सबसे पहले द्रव का क्वथनांक दे रखा है, द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन। ठीक, उसके बाद विलेय का अड़भार कितना दे रखा है? 58 ग्राम मोल इनवर्स, और कम मात्रा है 1.8 ग्राम। तो यहां पर जो कम मात्रा है वह विलेय, और विलेय का ही अड़भार दे रखा है। कितने में बोला गया है? 90 ग्राम। ज्यादा मात्रा है विलायक। ठीक है, तो यहां पर जो क्वथनांक विलेयन का क्वथनांक हो जाता है, विलेयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो हमें क्या पूछा है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना, केबी को पूछा है। चलिए सबसे पहले आपको द्रव का क्वथनांक दे रखा है, विलेयन का क्वथनांक दे रखा है, तो आप निकाल लोगे क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीबी बराबर क्या है? विलेयन का क्वथनांक। विलेयन का क्वथनांक कितना है भाई? 354.11 में से घटाओ किसको? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलायक कितना है? 353.23 घटाओ 354.11। दशमलव के नीचे ही क्या लगाओ? दशमलव। 2 3 3 5 3। चलिए 11 में से 3 गए बेटा, कितने बचेंगे? 8। यहां पर कितना बचा? यहां पर बचा 0। 10 में से यहां पर भी 8 बेटा, यहां पर 0.0 इतना बचेगा। ठीक है, तो चलिए तो कितना बचेगा? 0.88 केल्विन। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। लगाओ मान लगाएंगे भाई। चलिए तो 0.88 बराबर केबी निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू का मान 1.8 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू का मान 90 इंटू में एम ए अड़भार 58। ठीक, ये कहानी है। चलिए हल कर रहे हैं इसको भाई। 10 हटाओ, नीचे बेटा कितनी जीरो बढ़ा लो? 1। ठीक, 18 पंजे कितना होता है? 90, और यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, अब केडी का मान निकालना है। ये दोनों किसमें है? भाग में। दूसरी ओर जाके गुणा में, तो 0.88 इंटू 5 इंटू में 58। ये 100 गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, बराबर किसके हो जाएगा? केबी के। ठीक है, चलिए
अब मल्टीप्लाई रह गया भाई, जो रह गया मल्टीप्लाई रह गया है, समझो। देखो अब करना क्या है, पहले एक काम कर रहे हैं, पहले 5 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हो जाएगा 88 गुणा 5, पहले करो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक। अब 58 का मल्टीप्लाई, 0 8 चौक 32, 4 36, 8 चौक 32 और 32 और 3 35, ठीक है। 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, तो यहां से हो जाएगा 2 0 2 5 5 और 2, तो कितना निकलेगा बेटा यहां से, KB बराबर, यहां पर हो जाएगा 0 2 0 2 5 5 2, क्या अंक बाद 10 भाई, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद 10 लगा दो, बट्टे 100। अब बेटा जब 100 का भाग और दोगे, 100 का भाग और दोगे तो 3 अंक, यहां पर 2 0 है तो 2 अंक दशमलव और खिसका दो, 3 0 होते तो 3 अंक हो जाता, तो ये आ जाएगा 2.55 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक। नोट करिए बेटा इस सवाल को, चलिए नोट करिए भाई। इसके बाद बेटा 5 का प्रश्न, 5 का प्रश्न है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए और न्यूमेरिकल से। चलिए तो पहले हम समझ रहे हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। हेडिंग क्या हमारी, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखना, समझो। प्रथम नियम समझते हैं, पहला कौन सा नियम समझ रहे हैं, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है कि भाई यहां पर एक पात्र लिया, इसके अंदर कौन भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, और द्रव के अंदर हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड डुबो देंगे। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक प्लस का दूसरा माइनस का। अब इसके अंदर आप पदार्थ को डालोगे, ठीक, जैसे कॉपर सल्फेट वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित, इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के कैसी होती है, समानुपाती होती है। क्या बताया इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें से वैद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के कैसी होती है, समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा को बेटा लिख रहे हैं W से, W समानुपाती होगा उसमें से प्रवाहित आवेश के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक नियतांक लाए Z, यहां पर Q। भाई यहां पर Z क्या है, Z हमारा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक। लेकिन आप लोग पता है बेटा कि Q बराबर होता है I इंटू में T, Q बराबर I इंटू T, तो लगाएंगे W बराबर Z, Q की जगह लगा देंगे I इंटू में T। ध्यान रखना, W हो गई पदार्थ की मात्रा, I क्या हो गई बेटा, विद्युत धारा, और T क्या हो गया, टाइम, समय, ठीक। तो क्या लिखेंगे इस नियम के अनुसार, प्रथम नियम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित
पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश की कैसी होती है, समानुपाती होती है। क्लियर? तो ये हमारा रहा बेटा कौन सा नियम, प्रथम नियम। ठीक, अब बात करेंगे भाई द्वितीय नियम की। बात किसकी करेंगे, द्वितीय नियम की। समझना, द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, समझो। यहां पर केवल हमने एक पदार्थ की मात्रा ली, अब हम क्या लेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं लेंगे। मान ली इसके अंदर पदार्थ की मात्रा XY है, दूसरे वाले के अंदर ले ली हमने पदार्थ की मात्रा बेटा, वो हमने ले लिया AB ले लिया पदार्थ की मात्रा। ठीक, प्लस माइनस, और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड है। ऐसे आप बेटा तीसरे वाले में और भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं लेंगे। मान लिया इसके अंदर जो पदार्थ की मात्रा है W1 है, इसके अंदर जो पदार्थ की मात्रा है उसका भार क्या है, W2। इसके अंदर W1 भार है, इसके अंदर W2 भार है। ठीक, तो इसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बेटा, इस पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है Z1, और इसका मैंने मान लिया बेटा क्या है, Z2 है। ठीक, तुल्यांक की द्रव्यमान बेटा हमने इसका मान लिया E1 है, और इसका तुल्यांक की द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, E2 है। बस आप चाहे जितने भी बेटा पदार्थ ले लेंगे, कितने भी भिन्न भिन्न पदार्थ लेंगे, ठीक है, बस एक ध्यान रखना है, सभी पदार्थों में, विभिन्न पदार्थों के अंदर आपको क्या करनी है, धारा को समान रखना है। धारा को क्या रखना है, समान। तो यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए, विभिन्न वैद्युत अपघट्य में क्या किया जाए, समान धारा को प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, या तो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पे मुक्त होगी या एकत्रित होगी, पदार्थ की मात्रा, यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांक की द्रव्यमान के कैसी होती है, समानुपाती होती है। मतलब इस पदार्थ की जो मात्रा है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांक की द्रव्यमान के कैसे होती है, समानुपाती। यानी W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के, इसी प्रकार W2 समानुपाती हो जाएगा बेटा किसके, E2 के। क्या बताया हमने, परिभाषा सुनो, परिभाषा लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक है, विभिन्न वैद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होगी उसके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक की कैसी होती है, समानुपाती होती है। ठीक,
भाई समानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक बराबर का चिन्ह आएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाओ, बराबर का चिन्ह, एक कांस्टेंट के यहां पर E1 समीकरण 1। इसी प्रकार W2 बराबर समानुपात चिन्ह हटाओ, बराबर का चिन्ह लाओ, एक कांस्टेंट के और यहां पर कौन आ जाएगा E2। ठीक, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक, इसके बाद अब हम आगे हल कर रहे हैं। पहले बेटा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद तब न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। नोट करो पहले यहां तक। चलिए भाई देखते हैं। देखो समीकरण 1 भागी तब क्या कर दे रहे हैं 2, समीकरण 1 भागे 2। तो आप बोले सर एलएचएस भाग दे दो आरएचएस में। तो समीकरण 1 की एलएचएस W1 है, इसमें भाग कर दो W2 का, बराबर आरएचएस में कौन है के, E1 में भाग कर दो के E2 का। तो के से के कैंसिल, तो W1 बट्टे W2 बराबर हो जाएगा E1 बट्टे E2 के। ठीक है, लेकिन अभी बेटा देख के आए कि W बराबर क्या होता है ZIT, लेकिन धारा तो कैसी है, समान है, टाइम भी बेटा इक्वल रहेगा। तो यहां से W1 की जगह लगाओगे Z1 I इंटू टी बट्टे W2 की जगह लगाओगे ZI इंटू टी, Z2 I इंटू टी बराबर हो जाएगा E1 बट्टे E2 के। तो आप देख रहे हो बेटा I इंटू टी से I इंटू टी कैंसिल, तो यहां बचेगा Z1 बट्टे Z2 बराबर हो जाएगा E1 बट्टे E2। और देखो E1 बट्टे E2 बराबर है किसके, W1 बट्टे W2 के। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब यहां पर बेटा जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जो यहां पर तुल्यांकी द्रव्यमान है, ये ई हमारा क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान है। यह समानुपाती होता है किसके भाई, E1 समान बराबर है Z1 के, E2 बराबर है किसके Z2 के, है ना। तो बराबर का मतलब क्या होता है, समानुपाती। बराबर का मतलब क्या होता है, समानुपाती। तो Z1 समानुपाती, E समानुपाती हो जाएगा Z के। तो यहां से बेटा क्या करेंगे, तो E समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट लेकर आए हम बेटा F, और यहां पर कौन है Z। ठीक, ये F हमारा क्या है, फैराड है, और एक फैराड बराबर बेटा होता है, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो अगर हमें Z निकालना बच्चे, तो यहां पर ये F गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो E बट्टे क्या हो जाएगा भाई, E बट्टे F। ठीक, ये हमारा है तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, और Z की और F की जगह लगाएंगे 96,500 कूलम। ठीक, अब चलिए अब सवाल को करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है भाई, चलो देखते हैं। सवाल बोल रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। भैया कॉपर का द्रव्यमान भाई कितनी मात्रा है, चलिए इधर हल कर रहे हैं सवाल को। ठीक है, दिया है। चलिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट है, तो भाई कॉपर सल्फेट को आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा Cu2+ और प्लस में SO4 2-। ठीक है, पहले ध्यान रखना, कॉपर टूटेगा Cu2+ SO4 पे 2-, यानी एक कॉपर के ऊपर कितना आयन चार्ज है, 2। ठीक है, अब सुनो, धारा दे रखी है I बराबर बेटा कितना, 2 एम्पियर की धारा कितने मिनट तक, 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो भैया पदार्थ की मात्रा W पूछिए, W को क्या किया पूछा है। देखो समय का जो मात्रक होता है बेटा वो सेकंड होता है, मिनट नहीं होता है। तो सेकंड बदलने के लिए हम यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा सेकंड में। अब देखो धारा के संदर्भ में बेटा प्रथम नियम में हमने पढ़ाया था कि W बराबर होता है ZIT। अब आप बोलो सर Z तो पता नहीं, तो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है E बट्टे F। तो E बट्टे F का मान बेटा 96,500 इंटू में I इंटू में T। ठीक है, यानी दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब कहानी ये आ रही है कि सर E को कैसे निकाला जाए। तो E ध्यान रखना, E होता है तुल्यांकी द्रव्यमान, और तुल्यांकी द्रव्यमान यानी जो आपका तत्व है उस तत्व का अणुभार, तत्व का अणुभार बट्टे तत्व के ऊपर आयनों की संख्या।
तत्व का अड़भार, यहाँ कॉपर है तो कॉपर का अड़भार 63 बट्टे कॉपर के ऊपर आयन की संख्या बेटा कितनी है 2। तो यहां पर कॉपर के ऊपर आयन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो लगाएंगे ई की जगह 63 बट्टे 2 और बट्टे में 96,500 तो 96,500 ऊपर धारा आई का मान 2 इंटू टी का मान 20 गुणा 60। देखो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहां से W बराबर हो जाएगा 63 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और यहां पर 6 है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 का मल्टीप्लाई 63 कर दो तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। ठीक है, और यहां पर 12 छिंग 72 और 3 कितना हो जाएगा 72 और 3 75 और बट्टे बेटा कितना है 965। बस इसका भाग किसका 965 का भाग किसमें देंगे 756। भाग जाए नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाओ। अब 0 बढ़ा लो। अब देखो 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा बेटा 7 बार जाएगा। देखो 7 पंजे 35, 7 ने 63 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 66। बस भाई अब क्या करना है भाई 965 का भाग 756 में दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये लगभग में कितने बार चला जाएगा, चलो हम कर ही दे रहे हैं। देखो यहां पर 965 का भाग 756 में करोगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी बेटा 0 बढ़ाओ। ठीक है, 7 ने 63 बोल 9 का भाग करेंगे 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा 9 7 देखो 7 बार देखते हैं 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 3 45, 7 ने 63 और 4 67 बेटा 5 बचेगा यहाँ 0, 15 में 7 गए यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा। अब करना क्या है फिर 0 बढ़ाओ 9 ने 81 9 बार ज्यादा हो जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार, तो 0.78 ग्राम। तो भाई कितनी मात्रा निकली इतनी। ठीक है, चलिए ये हमारा सवाल बेटा हो चुका कंप्लीट। ठीक है, नोट करिए, उम्मीद है आप लोगों बेटा क्लास पसंद आ रही होंगी। नोट करो